फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। लास्ट क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट क्लास थी ना। हम्म फर्स्ट क्लास थी ना। उसमें हमने बात की थी रेजिस्टेंस के बारे में। मेनली पूरा का पूरा जो क्लास था वो रेजिस्टेंस के ऊपर गया था। हमने देखा था एक कंडक्टर, खासतौर से जो मेटेलिक रेजिस्टेंस है उसके बारे में बात की थी कि एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होता है, उसकी कितनी वेलोसिटी होती है, उसके ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो तो क्या होगा। बात एक ही है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया V/D। उससे हम लोगों ने उसमें हमने बात करी थी टाइम कांस्टेंट के बारे में, हमने बात करी थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, हमने बात करी थी मोबिलिटी के बारे में, राइट। हमने बात करी थी करंट इज इक्वल टू NEA/PD के बारे में, है ना। हम लोगों ने करंट डेंसिटी J के बारे में बात की थी, याद है। और हम लोगों ने रेजिस्टेंस का जो क्या था, बीबी रॉय वाला जो कॉन्सेप्ट था, कैसे हम रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, इस बारे में बात करी थी। ऑब्वियसली ρL/A फॉर्मूला भी निकला था, पास हुआ था बीच से। रेजिस्टेंस इक्वल टू ρL आया था कि नहीं आया था, आया था ना। या फिर L/सिग्मा आया था, एक ही बात है। रो क्या है रेजिस्टिविटी, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, ठीक है। के को मैं बोल रहा हूँ कंडक्टेंस, ये कितना हो जाएगा 1/R। ये मैंने बोला नहीं था लास्ट क्लास में बट समझ में आना चाहिए। R रेजिस्टेंस है, के कंडक्टेंस है, ठीक है। देखो थर्म अगर आप इसको कंपेयर करोगे अपने कंडक्शन ऑफ हीट से, तो उसमें हम लोग के से कंडक्टिविटी के बारे में कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ हम कंडक्टिविटी के लिए सिग्मा यूज़ कर रहे हैं, के से कंडक्टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना कभी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। तो लास्ट क्लास गई थी रेजिस्टेंस के ऊपर, आज की क्लास में बात करेंगे बैटरी के बारे में, शुरुआत करेंगे बैटरी के बारे में। और चिंता मत करो, जितना डिटेल में बैटरी आप लोगों ने अभी अभी केमिस्ट्री में पढ़ा है उसके आसपास भी नहीं जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। बैटरी या सेल में क्या होता है, सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं, सबको मालूम है। तो एक सेल में क्या होता है समझ लेंगे तो बैटरी में क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। ठीक है। तो बैटरी में क्या होता है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना। देखो आपको जो अनिल सर ने जो बैटरी दिखाई थी तो काफ़ी अच्छी बैटरी, मतलब उसमें तो आपका सॉल्ट ब्रिज वगैरह सब बता दिया होगा सर ने, है ना। मैं बड़ी सिंपल सी बैटरी बना रहा हूँ जिसमें एक ही इलेक्ट्रोलाइट में हम दोनों मेटल के दोनों इलेक्ट्रोड्स को डुबो देते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। हम्म ओके बेटा। यस सर। ये आपका मेटल 1 है, ये मेटल 2 है, इसको मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोड 1। कैसे लिखें, इलेक्ट्रोड 1, इसको कह रहा हूँ इलेक्ट्रोड 2। अलग अलग मेटल के ही बने हुए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से क्या होगा, इस अंदर इनमें से किसी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा ही होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर जो मूवमेंट होगा इधर से इधर, जो मूवमेंट होगा वो किसका होगा, कैटायन का होगा, सॉरी अनायन का होगा। इधर से उधर कैटायन का होगा, राइट। इधर आयंस मूव करेंगे, ऐसे भी जा सकता है ऐसे भी जा सकता है, बट क्या मूव करेंगे, आयंस मूव करेंगे, राइट। अभी तो मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, बट इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आप मुझे बताइए इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2 में से किसके पास, इलेक्ट्रोड 1 और इलेक्ट्रोड 2 में से किसके पास पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सर वन। 1 का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड 1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड 2। क्यों, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ हद तक, देखो एग्जैक्ट बनानी नहीं है, पर यहाँ से शुरू होंगी यहाँ टर्मिनेट होंगी, राइट।
और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इसका पोटेंशियल इससे बड़ा है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू नेगेटिव चार्ज, सबको मालूम है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक वायर लगा दूँ, बीच रास्ते में मैंने मान लीजिए एक बल्ब लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, जो भी पंखा लगाना है, फ्रिज लगाना है, जो मर्जी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा दिया, और यहाँ पर मैंने एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आएंगे, और हम इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में ज़्यादा बात करते नहीं हैं, हम किसके बारे में बात करते हैं, चार्ज के मोशन के बारे में। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे होंगे और इफेक्टिवली करंट ऐसे जा रहा होगा, राइट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, है ना। और वो चार्ज बैटरी के अंदर इधर से इधर घूम के आ गया होगा, राइट। समझ में आई बात, आया ना। कोई मुझे बताएगा इन दोनों इलेक्ट्रोड में से कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है? कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है? सर सेकंड वाला एनोड है। ये एनोड है और ये कैथोड है ना। काम करिएगा, एक बार बुक में चेक करिएगा ये सही है कि गलत है। आपको जो डेफिनेशन अनिल सर ने बताई वो यहाँ फिर बैटरी की नहीं बैटरी, ये आपका होमवर्क है, ओके। चेक कर लीजिएगा कैथोड एनोड ये सही है या गलत है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आयंस ऐसे मूव कर रहे हैं अंदर, राइट। तो ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है या उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो ये जो कंडक्टिंग वायर है ये कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होगा इसको, हाँ या ना। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, ये जो कनेक्टिंग वायर है इसका रेजिस्टेंस जीरो है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं। रेजिस्टेंस सारा का सारा कहाँ है, यहाँ पर जो मैंने बल्ब लगाया है या जो भी डिवाइस लगाया जो रेजिस्टेंस लगाया उसमें है, ओके बेटा। यस। तो जो भी है यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, इधर अंदर करंट जो है वो इलेक्ट्रोड 2 से इलेक्ट्रोड 1 की तरफ जा रहा है। इधर क्या जा रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है बाहर, और अंदर जा रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, राइट। कैथोड एनोड आप लोग खुद से चेक करेंगे एक बार, मैं चाहता हूँ आप लोग चेक करें ताकि याद रहे, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो आयंस इधर मूव कर रहे हैं बाहर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को आपका एक कंडक्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और अंदर आयंस के फ्लो को ये इलेक्ट्रोड, सॉरी इलेक्ट्रोड नहीं, इसका नाम क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर जब आयन मूव करेगा तो आयन के मूवमेंट को भी रेजिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अंदर जो इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल आर। ये जो कैपिटल आर है ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, क्या है ये, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और ये जो स्मॉल आर है इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो देखो आपके पास क्या क्या फैक्टर्स हैं। एक तो है कॉमन प्लेट एरिया, तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कॉमन प्लेट एरिया। कॉमन प्लेट एरिया का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये जो दो प्लेट्स हैं इलेक्ट्रोड्स की वो ऐसे हैं, तो क्या होगा
अगर मैं इस एरिया का प्रोजेक्शन इस एरिया पे लूँ तो कुछ एरिया ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन आएगा। मतलब मैं इसको यहाँ डायग्राम से समझा नहीं पाऊंगा। हाथ को देखो, दो प्लेट्स हैं, ठीक है। लेट्स से इसका एरिया भी ये है, इसका एरिया भी ये है, दोनों एक दूसरे के एकदम सामने रखे हुए हैं ऐसे। तो कॉमन प्लेट एरिया क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ए होगा। ओके, समझ में आई बात। बट अगर ये प्लेट एरिया ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे में ये जो ओवरलैप वाला एरिया बना ना, दैट इज द कॉमन प्लेट एरिया। समझ में आई बात। Yes. तो रेजिस्टेंस जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कॉमन प्लेट एरिया। इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, समझ में आई बात। सॉरी, रेजिस्टेंस बता रहा हूँ ना, रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। It will be proportional to viscosity, ठीक है, एंड इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो भी यहाँ पे रहेगा ना आपके इलेक्ट्रोलाइट का, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। ठीक है बेटा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ जो है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चेक कर लीजिएगा, लैम्डा पढ़ोगे, दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, दोनों चैप्टर, क्योंकि बेटा वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ठीक है, रेजिस्टेंस विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनल है। क्यों, समझिए बात को। जब आयन इधर से इधर मूव करेगा, आयन जब इधर से इधर मूव करेगा तो वो लिक्विड के अंदर एक स्फेरिकल बॉल मूव कर रहा है, ऐसा सिस्टम हो गया ना, हाँ है ना। तो विस्कस फोर्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे, लगेंगे। तो वो विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देन इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। सही है, इजी है बेटा, डिफिकल्ट नहीं है। ये डिक्रीज करेगा, क्यों, एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी घटती है ना, घटती है कि नहीं घटती है, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। ओके बेटा, ठीक है। Yes, sir. चलो तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े। Yes, sir. तो अगला हमारा टॉपिक है, बैटरी के अंदर ही चल रहे हैं, ईएमएफ। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, देखो जब पहले बैटरी बनाई गई, ना हमें इलेक्ट्रॉन का पता था, ना हमें आयन का पता था, ना ही हम पोटेंशियल चल रहा है, एनर्जी चल रहा है, किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं थे। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं था, बस बैटरी बना ली हमने, भगवान जाने कैसे। ठीक है, तो जब बैटरी बना ली हमने, जब करंट आ गया तो हमने सोचा कि बैटरी मस्ट बी डूइंग समथिंग जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, राइट है ना। लॉजिकल कंक्लूजन था ना ये। क्या कर रहा होगा, तो यार करंट को फोर्स कर रहा है मूव करने के लिए, इसलिए हमने नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका नाम दे दिया। और उस वक्त जो ये नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो नाम आज तक चला जा रहा है। इवन दो इस चीज़ के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप जानोगे वो क्या है,
इट इज नॉट अ फोर्स। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. ये फोर्स नहीं है, ये क्या है फिर? देखो इसके बहुत सारे डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, इट इज it is the terminal potential difference when circuit is open। सर्किट इज ओपन का मतलब जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। मतलब ये कि जो हमारी बैटरी है के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, और हमने बीच में वायर लगाया ही नहीं, करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, उस वक्त इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? जो मेन डेफिनेशन, ये तो क्या है अपने काम की डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन अलग है। क्या है? इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय बैटरी। वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय बैटरी इन moving a charge from नहीं, in moving a charge in complete circuit। इन नहीं बोलेंगे, इन complete circuit। complete circuit का मतलब क्या होगा बता देता हूँ। both outside and inside the battery। ठीक है, मतलब ये हुआ सर, अगर मैं इसको एक बाहर एक रेजिस्टेंस लगा दूं यहाँ पर R, करंट इसमें ऐसे जा रहा है I, रेजिस्टेंस R है, अंदर का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो इस चार्ज को बाहर मूव करने में भी वर्क करना पड़ेगा, अंदर मूव करने में भी वर्क करना पड़ेगा बैटरी को, है ना? दोनों ही मोशन को रेजिस्टेंस अपोज करेगा ना, करेगा कि नहीं? हाँ सर। तो इन दोनों को मिलाकर जो वर्क करना पड़ेगा बाहर और अंदर, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, हाँ सर। जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सिर्फ यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज इन द एक्सटर्नल सर्किट। समझ में आई बात? यहाँ पर अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करूँ तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी भी कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है? ये इट इज सिंपली वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय बैटरी in moving a charge through outer circuit। जो बाहर वाला सर्किट है में चार्ज को मूव करने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ में क्या होगा? बाहर भी है और अंदर भी है, दोनों को मिलाकर जो आएगा दैट विल बी
ईएमएफ, ठीक है। एक्चुअली यूँ समझ लो, अगर यहाँ पे करंट आई है तो यहाँ पे भी करंट आई है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? ओम्स लॉ अगर मैं अप्लाई करूँगा तो मैं बोल सकता हूँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है, तो सर ये I इंटू आर है। और ईएमएफ कितना होता है सर, बाहर वाला भी जोड़ लो और अंदर वाला भी। बेटा ओके, ओके सर। आगे बढ़ूँ? हाँ सर। चलो देखो, आइडियल बैटरी क्या होती है? सर लास्ट लाइन नहीं हुआ था। हो गया सर। हो गया। देखो, आइडियल बैटरी क्या होती है बेटा? आइडियल बैटरी में बेटा आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होता है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है? तो ऐसे में आपका E कितना है, I कैपिटल आर ही है, और V भी कितना है, I कैपिटल आर। दैट मीन्स V इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू E। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था ना, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली वो आइडियल बैटरी है, ठीक है। आइडियल बैटरी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग जितनी अच्छी बैटरी होगी ना उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा, ऐसा हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो E के बराबर होगा। आप हमेशा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को इंटरचेंज करके काम कर पाओगे फॉर एन आइडियल बैटरी। और रियल बैटरी में ऐसा नहीं होगा। आइडियल बैटरी में आप क्या बनाओगे, आप सीधे बोलोगे ये सर मेरी आइडियल बैटरी, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये सिंबल है, सबको पता है, इसलिए मैं फालतू इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, ठीक है। अगर इसका ईएमएफ E है तो अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल x मानता हूँ तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x प्लस, सिंपल। ओके बेटा, दिक्कत? आइडियल चीज़ दुनिया में कभी भी किसी भी चीज़ की एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इधर x है, इधर क्या है, x प्लस ई। वहीं अगर हम रियल बैटरी के बारे में बात करें तो रियलिटी में बैटरी कैसी होती है? हमारा रियल बैटरी में हमने इक्वेशन लास्ट पेज पे ऑलरेडी लिख रखी है, क्या सर? V तो हो जाएगा सर आई आर, और E हो जाएगा आई आर प्लस आई स्मॉल आर। दैट मीन्स E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, EMF माइनस आई आर। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, ओके, क्योंकि E तो कांस्टेंट होता है। जो EMF है ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स के लिए कांस्टेंट होता है, ओके बेटा। सर वहाँ पे x क्या डिनोट करता है? x पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल अगर x है तो यहाँ का पोटेंशियल x प्लस ई होगा, ओके, ठीक है। एक्चुअली मैं V यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि V में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैं बस x और x प्लस ई लिखा है, यहाँ पे V लिखना नहीं चाहता मैं, बट समझ, आप चाहो तो समझने के लिए लिख सकते हो। रियल बैटरी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो बेटा रियल बैटरी में ईएमएफ तो है ही है, साथ ही साथ उसके अंदर रेजिस्टेंस भी है ना। और अगर ईएमएफ के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, वी कैन मेक द करंट टू फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ।
दिस हैपन्स वाइल चार्जिंग द बैटरी। ओके, अगर हम ईएमएफ के डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं बेटा, तो व्हाट कैन वी से, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, E माइनस आई आर। मतलब अगर यहाँ का पोटेंशियल, अगर मैं बोलता हूँ x है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x प्लस E माइनस आई स्मॉल आर। ठीक है बेटा, समझ में आया? सर माइनस ये अपने यहाँ डिराइव किया हुआ है ना। बाकी माइनस क्यों आता है हम बाद में देखेंगे दोबारा से, बट अभी के लिए मैंने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है। जो प्रॉपर मेथड है वो मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है। ठीक है बेटा, मतलब जो छोटा मेथड है, जो फास्टर मेथड है, वो मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया। करेंगे उसमें भी यही, कुछ नया नहीं करने वाले, यही चीज़ है, बस इसको याद करेंगे कि कैसे याद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। देखो, चलो उस चीज़ पे आई जाते हैं। मान लो एक रेजिस्टेंस है, R। ठीक है, राइटिंग पोटेंशियल क्रॉस अ रेजिस्टेंस, ये सीख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे बनाता हूँ रेजिस्टेंस को, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। लेट से हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, R, और इसमें से लेट से करंट जा रहा है I। ठीक है, तो ऐसे में अगर यहाँ का पोटेंशियल x है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये रेजिस्टेंस अगर R है, करंट अगर I जा रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताइए तो, बोलो बोलो बोलो। बोलो ना, सर आई आई आर होगा। अब तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, या तो इससे आई आर ज़्यादा या फिर आई आर कम, राइट। यस अब जो करंट है ये ए से बी की तरफ जा रहा है, एंड करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट। इसलिए बी का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओके, क्योंकि बी का पोटेंशियल ए से कम होगा, तभी तो ए से बी करंट जाएगा, राइट। यस मतलब आपने अगर इधर करंट आई मान रखा है, आई है कि नहीं मतलब नहीं है, अगर आपने आई मान रखा है तो करंट के साथ जाओगे तो पोटेंशियल को डिक्रीज कर दोगे। ओके बेटा, सिमिलरली मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये वाला पॉइंट बी है, करंट लेट से ऐसे आ रहा है। तो ऐसे में अगर आप इस पॉइंट का पोटेंशियल x बोलोगे, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x प्लस आई आर। तो हमें याद क्या रखना है, करंट के साथ मूव करेंगे तो पोटेंशियल को आई आर सब्ट्रैक्ट कर देंगे पोटेंशियल में, और अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो ऐड कर देंगे। ओके बेटा, चलो अब जब रेजिस्टेंस के लिए सीख रहे तो लगे हाथ कैपेसिटर के लिए भी सीख लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटर पढ़ तो चुके ही हैं, तो क्यों उसको पोस्टपोन करें। अगर मेरे पास कैपेसिटर है, लेट से यहाँ का पोटेंशियल मैंने लेट से मान रखा है x, मैंने मान रखा है कि यहाँ पर चार्ज q है, यहाँ पर चार्ज, इस प्लेट पर चार्ज माइनस q। चार्ज ऑब्वियसली प्लेट के अंदर वाले सरफेस पे होगा, लेकिन लिखेंगे कैसे अंदर, तो इसलिए बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है मुझको, जल्दी बताओ। कैपेसिटर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इतना पढ़ा है मैंने, बस रिवाइज करा रहा हूँ, बताइए अगर कैपेसिटेंस सी है तो।
Q by C. यार यहाँ का x है तो यहाँ का q बाई सी हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा x माइनस क्यू बाई सी, राइट। जब भी हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहे हैं, मतलब हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x माइनस क्यू बाई सी। वहीं अगर चार्ज उल्टा होता तो क्या हो जाता, क्या हो जाता, अगर यहाँ का अगर मैं x लिखता तो यहाँ का क्या लिखता, सही है। तो x प्लस क्यू बाई। अब x माइनस क्यू बाई सी लिखते, हाँ इधर से इधर आ रहे हो ना, अब अभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जा रहे हो ना भाई। ऐसा थोड़ा ना उधर x माइनस क्यू बाई सी तो इधर x प्लस क्यू बाई सी है, नहीं। ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस में क्या है, करंट के साथ जाओ तो सब्ट्रैक्ट करो, अपोजिट जाओ तो ऐड करो। कैपेसिटर में क्या है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाओ तो सब्ट्रैक्ट कर दो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओ तो ऐड कर दो, ओके। ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। तो इसके हिसाब से अगर मैं बैटरी के साथ करूं काम तो डायरेक्ट लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, क्या लिखूंगा, VB इक्वल टू ए से शुरू किया प्लस ई, अगर करंट ऐसे मान रखा है तो माइनस IR, हाँ या ना। समझ में आई बात, क्योंकि बैटरी ये नहीं है, ये सिर्फ EMF है, बैटरी तो ये पूरा है ना। स्मॉल आर तो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना बेटा, हाँ या ना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। देखो बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है अभी। ये समझ में नहीं आया, अगर ये वाला पेज समझ में नहीं आया तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली इस चैप्टर में। सर लास्ट वाला केस एक बार एक्सप्लेन कीजिए। देखो मेरे को VB निकालना इन टर्म्स ऑफ VA, तो मैं क्या किया, VA से शुरू किया, VA प्लस ई, क्योंकि नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गया तो प्लस ई हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ करंट के साथ की डायरेक्शन में मैंने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो माइनस IR होगा कि नहीं होगा। तो VB इज इक्वल टू VA प्लस ई माइनस IR इज इक्वल टू VB, राइट। VA प्लस ई माइनस IR इज इक्वल टू VB, लिखा है कि नहीं लिखा। Yes, sir. तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA कितना आ गया, E माइनस IR, है ना। Yes, sir. तो पोटेंशियल डिफरेंस एक रजिस्टर के क्रॉस, एक कैपेसिटर के क्रॉस या फिर एक बैटरी के क्रॉस कैसे लिखते हैं, समझ में आ रहा है। वही अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा हो तो क्या लिखते हैं, VA प्लस ई, करंट के से उल्टे डायरेक्शन जाते तो प्लस IR लगा देते हैं, है ना। VA प्लस ई प्लस IR इज इक्वल टू VB, है ना, अगर करंट उल्टी डायरेक्शन में होता तो। Yes, sir. ओके। कई बार लिखा रहता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन EMF, ट्रू है कि फॉल्स है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन EMF, ट्रू या फॉल्स। टेक्निकली फॉल्स है, क्यों, वाइल चार्जिंग जब करंट उल्टी डायरेक्शन में जाएगा तो V कितना हो जाएगा, E प्लस IR हो जाएगा, राइट, है ना। Yes, sir. तो ये आपका बैटरी के बारे में हुआ। देखो मैं सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला आपको रेजिस्टेंस का आता है ये मान के थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी करा दूंगा, फिर हम लोग वापस से
बैटरी रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को एक बार सीरीज पैरेलल को भी दोबारा से पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि आप लोग क्लास 9-10 में ऑलरेडी जानते हो ना कि आर रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना होता है एंड सो ऑन, है ना। हाँ सर। और ये भी मालूम है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना होता है, नहीं मालूम, 1 बाय रेजिस्टेंस इन पैरेलल का पता है ना। राइट, यस और नो। तो ये आपको सीरीज का रेजिस्टेंस और पैरेलल का रेजिस्टेंस दोनों का फंडा पता है, ठीक है बेटा। आगे बढ़े फिर। सर एक बार लास्ट स्लाइड पे चलिए। हाँ सर हो गया। आप कहाँ बैठे हो बेटा, आपकी आवाज़ ऐसे गूंजती हुई आ रही ना, कहाँ बैठे हो? वैसे लैपटॉप से दूर है। ठीक, तो सीरीज का रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूले तो मालूम ही है, बचपन में पढ़ा हुआ है, इसके बिना 10th पास होते ही नहीं। तो आजकल हो सकता है, अलग बात है, बोर्ड ही नहीं होता भाई, है ना। पर हाँ पर जो भी है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, मैं इसको थोड़ा सा यूज़ करूँगा। और अभी हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो मेरे पास बैटरी ऐसे लगी हुई है, ये सारी आइडियल बैटरीज हैं, ठीक है बेटा। E1, E2, E3, E4, तो इसका इफेक्टिव EMF कितना होगा ये देखना है, ठीक है बेटा। तो पॉइंट ए से चलते हैं, बी तक पहुंचेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही EMF होगा, हाँ या ना। चलो शुरुआत करते हैं, यहाँ शुरू किया, बी ए लिखा है, इसको गए, क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, क्या आया, प्लस E4 आया कि नहीं आया, आया ना। राइट, यस और ये पोटेंशियल डिफरेंस EMF ही है ना। तो बेसिकली अगर इस तरीके से सीरीज में लगे तो सारे सारे EMF बस ऐड कर देने, राइट। क्या था, ये फर्स्ट का ए पार्ट था। चलो इसी फर्स्ट का थोड़ा बी पार्ट देख लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ का इफेक्टिव EMF कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे जल्दी जल्दी बिना कोई कैलकुलेशन किए, कोई नहीं बोलेगा, प्लस कोई दिक्कत। ऐसे को प्लस E1 प्लस E2 माइनस E3 प्लस E4, राइट।
उल्टा लगा ना वो, यस सर। इसमें तो कोई खास बात नहीं है। कॉपी कर लो, अभी इसका सी पार्ट बाकी है। हो गया सर। हो गया। ये रहता। तीनों बैटरी दे रखे, तीनों का ईएमएफ दे दिया, तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 भी दे दिया गया। ठीक है बेटा, अब मुझे इसमें बताना है कि आखिरकार मेरा ईएमएफ कितना है इस कॉम्बिनेशन का, और इस कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए बोला, लेट्स से यहाँ पे करंट जा रहा है आई, तो वो करंट बैटरी 1 को क्रॉस करेगा, फिर बैटरी 2 में जाएगा, बैटरी 2 को क्रॉस करके बैटरी 3 में जाएगा, और यहाँ पे वही करंट पॉइंट बी तक पहुँच जाएगा, है ना? है ना? नहीं ना होगा। तो मैं ए से बी जाता हूँ। क्या मैं इक्वेशन जो लिख रहा हूँ उसमें कुछ गलती हो तो बता देना, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, फटाफट लिखे जा रहा हूँ। बी ए प्लस E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2 प्लस E3 माइनस आई R3 इक्वल्स टू 0, राइट? सॉरी, इज इक्वल टू 0 नहीं, इज इक्वल टू VB। का मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हो गया कि V दैट इज इक्वल टू VB माइनस VA इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस आई टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ या ना? नहीं ना होगा? बोल यस सर। ना हो। अगर हम इसे कंपेयर करें इसके साथ, कंपेयर विथ P इज इक्वल टू E माइनस आई R, तो वी विल फाइंड दैट जो इफेक्टिव ईएमएफ आया वो कितना आया, E1 प्लस E2 प्लस E3, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? सर हम्म हो गया सर। हो गया। चलो फिर एक एग्जांपल करते हैं।
A student, while performing an experiment, connected n batteries, n पता नहीं है, n batteries in series and found that the effective EMF is 30 volt and internal resistance is 20 ohm. ठीक है. He later found that he had connected two batteries in inverse orientation and on correcting his mistake, he found that the new EMF is 50 volt. ठीक है. Find EMF and internal resistance of each battery. Also find the effective internal resistance in correct orientation. ठीक है बेटा. सॉल्व करिए. बेटा जितना बड़ा क्वेश्चन है सॉल्यूशन उससे बहुत छोटा है. क्वेश्चन मेरे ख्याल से कॉपी हो गया होगा. सॉल्यूशन के लिए मैं 2 मिनट दे रहा हूँ.
नहीं हुआ? ऐसे करोगे तो नींद आ जाएगी मेरे को नहीं हुआ? देखो भाई क्या करेंगे, जब उसने सही से कनेक्ट किया, अच्छा ये अज्यूम करना है कि सारे की सारी बैटरीज एक जैसी, ठीक है, ये मतलब मैंने मेंशन नहीं किया बट ये अंडरस्टूड है ना क्वेश्चन में। सारी बैटरी का ईएमएफ सेम है, सारी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। ओके बेटा, किसी को इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं था? एन बैटरीज की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन आइडेंटिकल बैटरीज होना चाहिए, ठीक है, जो भी है। तो जब सही ओरिएंटेशन में रखा तो क्या हुआ, 50 वोल्ट आ गया। मतलब क्या है, एन बैटरीज को सारे के सारे सही ओरिएंटेशन में रखोगे तो ईएमएफ कितना आएगा, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितनी बार, एन बार। तो हम बोल सकते हैं कि एन ई इज इक्वल टू कितना है, 50, है ना। और पहले क्या थी, दो गलत ओरिएंटेशन में, तो ईएमएफ कितना होगा, एन माइनस टू ई होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, सुनो यार। यस सर। नहीं ना बेटा, एन माइनस टू तो सही ओरिएंटेशन में, और दो उल्टे भी तो लगे, राइट। बोलो बोलो बोलो। यस सर। यस सर। तो ये हो गया 30, मतलब कि n माइनस 4e इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन 2 है। 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हो, 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो n आ जाएगा 10, e आ जाएगा 5 वोल्ट। ओके बेटा, सॉल्व कर लोगे ना 1 और 2 को, कोई डिफिकल्ट काम तो है नहीं। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4e इज इक्वल 20 आ गया, e आ गया 5 वोल्ट। आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है सर। ओके। सो n आ गया 10, e आ गया 5, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है कि नहीं, जब पहले जब 8 बैटरी सही ओरिएंटेशन में थी, 2 बैटरी गलत ओरिएंटेशन में थी, तब इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 8R माइनस 2R इज इक्वल टू 20 ओम, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बोलो बोलो, बोलोगे ही नहीं तो कैसे चलेगा यार। मैं ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता? अरे भैया, क्योंकि रेजिस्टेंस का डायरेक्शन थोड़ा ना होता है, ईएमएफ का डायरेक्शन एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। रेजिस्टेंस का कोई ओरिएंटेशन है क्या? नहीं है ना। नो सर। तो इसलिए यहाँ पर तो ये इक्वेशन गलत है। रेजिस्टेंस पहले भी 10R ही था, बाद में भी 10R ही रहेगा। तो 10R कितना है, सिंपल स्मॉल r कितना है,
2 ओम। समझ में आई बात? और इसका आंसर कितना होगा? 20 ओम ही रहेगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस पे। ओके बेटा, कोई दिक्कत? तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, सेकंड पार्ट क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं इसके सेकंड के पार्ट ए में बोलूं आइडियल बैटरीज का कॉम्बिनेशन, तो देखिए क्या होगा। लेट से कभी आपको आइडियल बैटरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन दे दिया गया, तो क्या होगा? देखिए, एक बैटरी ऐसे लगी है, आइडियल है, दूसरी बैटरी ऐसे लगी है, ये भी आइडियल है, इसका भी लेट से ईएमएफ ई ही है, दोनों का ईएमएफ इक्वल है। तो आपको क्या लगता है ई की इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी? Sir, E/2. ये ई ही रहेगा, ध्यान दीजिए। ईएमएफ निकालने का तरीका क्या है? ईएमएफ की एक और डेफिनेशन है ना, क्या डेफिनेशन? जब मेरे को ए और बी के बीच में ईएमएफ चाहिए ना, मान लेते दिस इज इक्विवेलेंट टू लाइक दिस, एक बैटरी लगी है ई इफेक्टिव की, तो जब यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उस केस में जो ईएमएफ आएगा दैट इज योर इफेक्टिव ईएमएफ। आया ना? बोलो, आया ना? Yes. तो बेसिकली जब यहाँ पे कोई करंट नहीं है, किधर? यहाँ पे करंट नहीं है, यहाँ पे करंट नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगहों पर भी कोई करंट नहीं होगा इस केस में, क्योंकि एकदम सिमेट्रिक केसेस है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ए का मान लेते हैं एक्स है, तो यहाँ का एक्स, यहाँ का भी एक्स है ना? इधर से जाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस ई, इधर से कितना हो जाएगा? एक्स प्लस ई, इधर कितना होगा? एक्स प्लस ई। इफेक्टिव में पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना है? एक्स प्लस ई है ना, मतलब ई है ना सिर्फ, एक्स प्लस ई, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, एक्स, कितना बचा? ई बचा। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को ईएमएफ कहते हैं, है ना? तो आइडियल बैटरी अगर इक्वल ईएमएफ की लगी हुई है तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो जाएगा? किसी भी एक का ले लो, वही आंसर है, ठीक है। लेकिन इसी का पेस बी है अनइक्वल आइडियल बैटरीज। अब यहां थोड़ा सा लफड़ा हो गया, क्यों? यहाँ का पोटेंशियल x, तो यहाँ का भी x, यहाँ E1 है, यहाँ E2 है, तो ये बोलेगा यहाँ का पोटेंशियल होगा x प्लस E1, ये बोलेगा यहाँ का पोटेंशियल आया x प्लस E2, मतलब पॉइंट बी के दो दो पोटेंशियल हो गए। क्या ये पॉसिबल है? No, sir. दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन सर अगर मैं सच में ऐसा कुछ लगा दूं तो जवाब मेरा ये कि कहीं आइडियल बैटरी कहाँ से ला रहे हो? कहीं से ला सकते हो आइडियल बैटरी? नो सर। रियल बैटरी लगाओगे, मतलब अगर आइडियल बैटरी लगा भी दी किसी तरीके से, तो क्या होगा? एक बैटरी ख़राब हो जाएगी, तुरंत जल जाएगी, और दूसरी बैटरी अकेले बचेगी। दोनों लड़ रही हैं, एक बोल रहा है वहाँ का E1 करो, एक बोल रहा है E2 करो, दोनों झगड़ा करेंगे, आपस में लड़ेंगे, करंट ऊट पटांग तरीके से फ्लो करेगा, और एक बैटरी जल जाएगी
हालांकि आइडियल बैटरी जल भी नहीं सकती क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस ही नहीं, हीट कैसे प्रोड्यूस होगा, है ना, आया ना। हाँ सर। जो भी है ये पॉसिबल ही नहीं है, अनइक्वल, ये फालतू का केस है। मैंने सिर्फ इसलिए कराया कि बाद में आप जाके अलग से मेरे से पूछोगे सर अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, पहले बता दे फालतू केस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। सो फर्स्ट केस में अगर करंट फ्लो करेगा तब भी वही रहेगा। बेटा ईएमएफ तो डिफाइंड ही ऐसे कि जब करंट फ्लो नहीं कर रहा उस वक्त का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अच्छा हाँ, हाँ सर। हालांकि क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए करंट फ्लो करेगा तब भी सेम टू सेम केस रहेगा, है ना। यस सर। अब देखते हैं फिर इसी का सी पार्ट। अगर मैं रियल बैटरीज यूज करूं, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर ना थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग होना शुरू होते हैं। देखो मैं यहाँ पे सर्किट इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिक सर्किट बिना कुछ सिखाए सॉल्व कराऊंगा और यहाँ से जो लर्निंग मिलेगी आपको वो जब मैं प्रॉपर सर्किट सॉल्व करना सिखाऊंगा उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ का E1 है, स्मॉल R1 है, इसका EMF E2 है, स्मॉल R2 इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसका EMF E3 है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R3 है, ठीक है बेटा। यस सर। अब इसका EMF कैसे निकाला जाए, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना देखने में, लग रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ सर। मैंने बोला यहां से कोई करंट नहीं जा रहा, यहां से कोई करंट नहीं जा रहा, उस केस में ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आपका ईएमएफ होगा, है ना। हाँ सर। तो ऐसे मान लेते हैं यहां से करंट जा रहा है I1, यहां से करंट जा रहा है I2 और यहां से करंट जा रहा है I3। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। यस सर। लिख सकता हूं। अब देखो, अब मैंने सॉल्व करने के लिए क्या बोला, मैं किसी नए कलर का यूज करता हूं जो दिख पाए यहाँ पे। लेट्स से यहाँ का पोटेंशियल x है, क्या किसी पॉइंट का पोटेंशियल मैं जीरो तो मान ही सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान लूँ, किसी को आपत्ति, ठीक है, ए का पोटेंशियल जीरो मान लिया, तो बी का पोटेंशियल कितना होगा, ई होगा, हाँ या ना। तो यही ई मुझे निकालना है जब करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा तो, राइट राइट। अब देखो अगर यहाँ का जीरो तो यहाँ का जीरो, जीरो जीरो, यहाँ का कितना होगा जीरो प्लस E1, यहाँ का कितना होगा जीरो प्लस E2, यहाँ का कितना होगा जीरो प्लस E3, राइट, हाँ या ना। हाँ या ना बोलो। यस सर। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसमें से करंट I1 कितना जाएगा, इधर का E1 है, इधर का E और E है ना, इधर का E1 इधर का E, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, E1 माइनस E हुआ, है ना। यस सर। तो I1 कितना हो जाएगा सर, अच्छा यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, I1 हो जाएगा सर E1 माइनस E अपॉन R1। सिमिलरली I2 कितना हो जाएगा E2 माइनस E अपॉन R2, और R3 कितना हो जाएगा E3 माइनस E अपॉन R3। इन तीनों का सम कितना होगा, जीरो, कोई दिक्कत। दिस इम्प्लाइज
हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 इज इक्वल टू E टाइम्स क्या आएगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, यही आएगा ना? बोलो, यहाँ जगह नहीं है, समझ में आ गया ना? वहाँ पे सारा E RHS में ले गया मैं, E1 E2 E3 LHS में छोड़ दिया, ठीक है बेटा? तो यहाँ से हमें इफेक्टिव ईएमएफ का नया फॉर्मूला मिला। क्या मिला सर? E इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 2 बाय R2 प्लस 3 बाय R3 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके बेटा? क्या हो रहा है? ये फॉर्मूला है, ठीक है बेटा? ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है बेटा? डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। इसका आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 1 बाय आर इफेक्टिव इजिकल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है? सर पेज के राइट साइड कॉर्नर नीचे वो E टाइम्स 1 बाय R1 प्लस 1 हाँ बाय R2, बेटा, उसको सिंप्लीफाई कर लो ना, इक्वेशन को खुद से सॉल्व भी तो कर सकते हो। वहाँ पे E है। हाँ, पूछ रहे हो उससे कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? और सॉल्व करना बेटर रहेगा। सर हम्म, सर इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 हो जाएगा ना? हाँ बेटा, उसको भी डिराइव कर सकते हैं, पर मैं करवा नहीं रहा हूँ अभी। ओके सर। तो करने के लिए मैं तरीका वाले बता देता हूँ, थ्योरी वाले बता देता हूँ कि जब सर्किट ओपन है, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है बेटा एक ये बैटरी में से, है ना, उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ है, राइट? है ना? यस सर। और अगर मैं सर्किट को पूरा का पूरा शॉर्ट कर दूं, मतलब बाहर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो लगा दूं और कनेक्ट कर दूं दोनों टर्मिनल्स को, शॉर्ट करने का मतलब क्या है? दोनों टर्मिनल्स को बिना कोई रेजिस्टेंस लगाए कनेक्ट कर दिया, मतलब दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल इक्वल कर दिया, ठीक है? उस केस में अगर करंट आई फ्लो करता है तो दैट ई इफेक्टिव विल बी इक्वल टू आई इंटू आर इफेक्टिव, ओके? उससे सॉल्व होगा ये, ठीक है बेटा? ओके सर। समझ रहे हो ना? आइडियल बैटरी को कंपेयर करके देख लो, सॉरी आइडियल सिंगल बैटरी को देख लो, अगर उसको शॉर्ट कर दोगे तो करंट कितना जाएगा? ई इक्वल टू आई आर जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। उससे कंपेयर कर लोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा, वो इस डिनोमिनेटर के बराबर आएगा, बराबर नहीं आएगा,
1 बाय आर इफेक्टिव विल बी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं ड्राइव नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हो गया, बहुत हो गया। ये उतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं कि इस पर इतना टाइम दिया जाए, बस समझा दिया, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, ओके सर। हो गया ना कॉपी? Yes, sir. देखो एक इलेक्ट्रिक फिश है, क्या है? इलेक्ट्रिक फिश, जानते हो इलेक्ट्रिक फिश? सुना हो गई, झटका मारती है। उसके बारे में कहा कि उसका हर एक, उसकी बॉडी का हर एक सेल एक छोटे इलेक्ट्रिक सेल की तरह काम कर रहा है। बायोलॉजी वाला जो सेल है वो हर एक सेल एक छोटे इलेक्ट्रिक सेल की तरह काम कर रहा है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? और वो जो फिश है उसको आप इफेक्टिवली कुछ इस तरीके का ट्रीट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फिश ऐसे दिखती नहीं है, पर मेरे काम के लिए यही चलेगा, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप मान सकते हो कि इस तरीके से एक सेल लगा हुआ है, इसके आगे एक सेल और लगा हुआ है, और ऐसे करके M सीरीज में है। सबका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। इस तरीके के सेम टू सेम कॉलम एक और है, ठीक है। और ऐसे कुल मिला के कितने रोज और हैं? ऐसे ऐसे कुल मिला के कितने रोज हैं? n रोज हैं, ठीक है बेटा। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव EMF की इफेक्टिव वैल्यू और इंटरनल रेजिस्टेंस की इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। मैं आंसर बता दे रहा हूँ ताकि अगर आपका आंसर गलत है तो तुरंत उसे करेक्ट कर पाओ, ठीक है। सही आंसर आपका आयुषी। बेटा इलेक्ट्रिक, इसका कुछ यूज़ नहीं होता, इलेक्ट्रिक फिश ऐसे ही एग्जिस्ट करती दुनिया में, उसको छुओगे तो झटका लगता है, ठीक है। ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. सर इस पे क्वेश्चन आते हैं सर, किसके? इस पे इस पे? अरे ये क्वेश्चन है, भाई ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल था, राइट। कि बता दिया कि एक इलेक्ट्रिक फिश है, उसके अंदर बैटरी ऐसे ऐसे लगी हुई हैं, तो बताओ इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव EMF कितना होगा। समझ में आई बात? सिंपल सा क्वेश्चन। क्या होगा अगर हम एक रो के बारे में बात करें, तो सिंगल रो के लिए क्या हो जाएगा? सब सीरीज में लगा हुआ है, तो E सिंगल रो E1 इज इक्वल टू NE एंड R1 इज इक्वल टू NR। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो ऐसे
नहीं होगा ना सर, क्या? आप एल लिख दिए। सॉरी एम ई, हाँ, क्योंकि एम सेल्स है ना तो यहाँ पे भी एम आएगा। ठीक है, ऐसे एक एक जो रो है वो इफेक्टिवली एक सेल के बराबर है, ऐसे सेल के बराबर जिसका रेजिस्टेंस एम आर है और ई एम एफ एम ई है। ऐसे एन सेल्स पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, तो होल कॉम्बिनेशन के लिए क्या लिख सकते हैं? ई की इफेक्टिव वैल्यू अपॉन आर की इफेक्टिव वैल्यू इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस कितनी बार? N बार, है ना? दैट इज इक्वल टू N E1 बाय R1। ठीक है, अच्छा उससे पहले 1 बाय आर इफेक्टिव निकाल लेंगे ना। 1 बाय आर इफेक्टिव कितना होगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R1 कितनी बार? N टाइम्स। दिस implies R effective is equal to R1 by N, that is equal to MR by N। तो ये तो आंसर आ गया, है ना? तो इसका जब हम यहाँ यूज़ करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? E effective upon MR by N is equal to N E1 बाय R1 कितना था? तो सर R1 ये रहा MR। तो MR कैंसिल हो जाएगा, N ऊपर चला जाएगा, E इफेक्टिव इज इक्वल टू E1 आ जाएगा, दैट इज ME, है ना? कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है और कोई कॉन्सेप्ट तो इसमें कुछ सीखने लायक है नहीं। आगे बढ़े। आगे बढ़े। Yes, sir. देखो यार, क्वेश्चन में ना ज़बरदस्ती ऐसे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आपको सिंपल एक सर्किट बना के बोल सकते हो, बताओ इस सर्किट का इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। पर एग्जाम में क्वेश्चन में ये आया हुआ क्वेश्चन है, किस एग्जाम में आया मुझे याद नहीं है, बट ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें सीधा सर्किट पूछने के बजाय बोला नहीं फिश के अंदर ये सर्किट, अब सॉल्व करो, तो कंफ्यूज थोड़ा होना है। ओके, बेटा। Yes. अच्छा, सिंगल रेजिस्टेंस विथ बैटरी। ठीक है, ये हमारा एक कॉम्बिनेशन है ईएमएफ का, इंटरनल रेजिस्टेंस का, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से आई ऐसे, ऑलराइट बेटा, आई नहीं है? अगर हम इस लूप के बारे में बात करें तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि
इज इक्वल टू आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, हाँ या ना? और बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, इसमें क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय बैटरी का जो वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी का जो ईएमएफ है, वर्क डन बाय ईएमएफ बोलता हूँ, ठीक है? अरे बेटा जाओ, एक सेकंड बेटा, सॉरी। वर्क डन बाय ईएमएफ को क्या मैं लिख सकता हूँ ई इंटू क्यू, आया ना? बोल सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. दैट इज इक्वल टू ई इंटू आई टी, है ना? राइट? इसमें वर्क आउटपुट कितना आएगा? क्या मैं वर्क आउट को बोल सकता हूँ ई माइनस आई आर, जो बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस है, इंटू करें इंटू चार्ज, मतलब आई टी, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, राइट? वर्क आउट तो ये तो बैटरी है, यस सर। तो वर्क आउट मतलब जो वर्क बैटरी के बाहर हो रहा है, जो रेजिस्टेंस के अंदर हो रहा है, ठीक है? वो यहाँ, ये रेजिस्टेंस तो बैटरी के अंदर का पार्ट है ना, यस सर। ठीक है? और ठीक है, और वर्क इन कितना हो जाएगा? अच्छा, ये हो जाएगा ई आई टी माइनस आई स्क्वायर आर टी, राइट? वर्क इन कितना हो जाएगा? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? आई आर इंटू चार्ज कितना हो जाएगा? आई टी, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना? राइट? समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? वर्क क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होगा, हाँ या ना? यस सर। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको मिटा के दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है? दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो रहा है आपको। चलो मैं वर्क आउट से शुरू करता हूँ, ठीक है? मुझे बताओ आउटपुट वर्क कितना होगा? बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, दैट इज आई आर, इंटू चार्ज कितना होगा? आई टी, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, राइट? बोलो। यस सर। वर्क डन इन कितना होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई स्मॉल आर इंटू चार्ज आई टी, है ना? यस सर। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? वर्क डन जो टोटल होगा, वर्क डन और बैटरी, वो कितना हो जाएगा? कितना होगा? बोलिए। बाहर का वर्क प्लस अंदर का वर्क,
दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस आर इंटू टी, राइट, है ना। दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर इंटू आई टी, राइट। आई स्क्वायर के दो टुकड़े कर दिए मैंने। दिस इंप्लाइज वर्क डन टोटल नहीं है, वर्क डन पर बैटरी का वर्क डन टोटल है नहीं है, बाय आई टी मतलब चार्ज क्यू इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर, और EMF इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। जो लोग सोच रहे थे कि सर EMF की डेफिनेशन का यूज़ तो किया नहीं आपने ये इक्वेशन तक पहुंचाने के लिए, अपने मन से किसी और रास्ते से आ गए थे इस इक्वेशन पे, उनका कंफ्यूजन अब क्लियर है कि नहीं है। EMF की जो डेफिनेशन लिखा उसके बिना हम लोग ऐसे ही बस पोटेंशियल डिफरेंस मान के सारे इक्वेशन ड्राइव किए जा रहे थे आज तक, आया ना। बोलो, आया ना। Yes, sir. अब समझ में आया कि वो जो इक्वेशन है वर्क डन वाली उससे भी ये इक्वेशन बन जाएगी, जो डेफिनेशन उससे भी इक्वेशन बन जाएगी, बनी कि नहीं बनी। EMF कितना है, आई इंटू आर प्लस आर, राइट, आया ना। हाँ सर। ये हो गया आपका सिंगल रेजिस्टेंस में, मतलब हम लोगों ने EMF का डेफिनेशन डिराइव कर लिया एक तरीके से, राइट। डेफिनेशन से हम लोगों ने करंट डिराइव कर लिया, राइट। हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस IR वगैरह में ऑब्वियसली डील कर सकते हैं, है ना बेटा। हाँ सर। अच्छा मुझे बताओ एफिशिएंसी कितनी होगी, कोई बता सकता है। मुझे एक चीज़ बताइए, इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है उससे कोई फ़ायदा हो रहा है क्या हमें, क्या उससे हमारा बल्ब जल रहा है। बोलो 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 ना यार। बल्ब तो सिर्फ एक्सटर्नल वर्क से जलेगा ना, तो जो इंटरनल वर्क है तो वेस्ट है। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे आप, बाहर जो वर्क हुआ है अपॉन टोटल वर्क जो हुआ है, राइट। दैट इज इक्वल टू बाहर का वर्क कितना है, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टोटल वर्क कितना है, आई स्क्वायर आर प्लस स्मॉल आर इंटू टी, दैट इज इक्वल टू आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अभी के लिए इसको याद रख लो, बाकी बाद में ये इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, वैसे भी अभी भी याद करने की क्या जरूरत है, 2 लाइन में तो आ ही रहा ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगली क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और सर्किट सॉल्व करेंगे, उसके अगली क्लास में भी सर्किट कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पावर वगैरह पे आएंगे, जब पावर पे आएंगे तो फिर से एफिशिएंसी और कुछ चीज़ों के बारे में और बात करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग कैपेसिटेंस के सर्किट और ऐसे सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों हैं वो सब चलेंगे। तो बेसिकली 4 क्लास में और चलेगा ये चैप्टर, 4 क्लास में ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। आज मंडे है ना, ओके सर। ठीक है। फिर अगले क्लास कब है, कल तो नहीं ना, वेंसडे को ना आपकी क्लास अगली, वेंसडे को प्रैक्टिस, आपका प्रैक्टिस सेशन वेंसडे को होता है कि थर्सडे को होता है 12th क्लास का, 11th थर्सडे। आपका थर्सडे को होता है, तो वेंसडे तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। थर्सडे को आपका प्रैक्टिस सेशन में अपन लोग डाउट्स ले लेंगे और भी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा। अभी आपका 11th वाला प्रैक्टिस सेशन इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 11th क्लास में अभी मोशन इन 1D होगा, तो प्रैक्टिस सेशन में क्या करोगे, करना है क्या। नो सर। थोड़ा सा कम से कम फोर्स पे आ जाए तब लेते, तब आपको कॉमन प्रैक्टिस सेशन में बैठा लेंगे 11th क्लास में, ठीक है। कम से कम फोर्स पे तो पहुँचे, मोशन में क्या पूछेंगे, ठीक है ना। चलो फिर तब नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय। थोड़ा सा टॉपिक ऐसे जगह पे ख़त्म हो गया कि 10 मिनट पहले क्लास छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लेकिन, ठीक है।
ओके सर थैंक यू बेटा, बाय सर। बाय बेटा।